हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहता है, कैलकुलेट। देखो इसमें 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। ठीक है ना, जो कि सर्किट को किस में ड्राइव करे, रेजोनेंस में। तो यानी कि यहाँ कौन सी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकलेगी। उसके लिए आपको फॉर्मूला पता ही है। सेकंड में कहता है ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट रेजोनेंस। मतलब इम्पीडेंस भी किस पे निकालना है आपको, रेजोनेंस कंडीशन पे, और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी किस पे निकालना है, रेजोनेंस कंडीशन पे। क्लियर इतनी बात। थर्ड क्या कहता है, आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, मतलब ईआरएमएस निकालना है आपको अक्रॉस ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट मतलब इंडक्टर के क्रॉस भी निकालना है, कैपेसिटर के भी और रजिस्टर के भी। ठीक है। उसके बाद फोर्थ में कहता है रिजॉल्व द पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मैं अभी बताऊंगा कि क्या मतलब ये कहता है यहाँ पर। फिफ्थ में कहता है पावर ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। पावर निकालनी है आपको ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस की कंडीशन में। क्लियर है। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इसको। देखो सबसे पहले हमें पता चल गया, फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। और ये आपके पास जो डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ से आपको पता चल रहा है ये एल दिया हुआ है आपके पास, ये सी दिया हुआ है और ये आर की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। इस केस में आप ध्यान देना एक चीज़, ये जो वैल्यू दी हुई है हमें, ये जो वोल्टेज दी हुई है, ठीक है, ईएमएफ जो दिया हुआ है, इसको हम ईआरएमएस लेके चलेंगे। यहाँ पर कहीं भी ईआरएमएस नहीं दिया हुआ हमें, लेकिन यहाँ पर हम इसी को ही क्या मान के चलेंगे, ईआरएमएस मान के चलेंगे। और इन क्वेश्चंस में आप मोस्टली देखोगे कि इसको हम क्या मान के चलते हैं, ईआरएमएस ही मान के चलेंगे। ठीक है। तो देखो सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें, ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना है इसके अंदर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 अंडर रूट में एल सी। तो देखो ये हो गया 1/2 अंडर रूट में एल सी। एल की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, 5 हेनरी है, और कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है, 80 माइक्रोफेरेड। तो यानी कि 80 इंटू में 10 की पावर -6 ये दी हुई है। ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर हम इसे सॉल्व करें, देखो ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट में, ये आ जाएगा आपके पास 8 5 40, ये 400 हो गया, इंटू में 10 की पावर -6। और अगर इसको हम सॉल्व करें अगेन, तो 2 इंटू में 400 का स्क्वायर रूट है, तो 400 का स्क्वायर रूट कितना बन जाता है हमारे पास 20, और 10 की पावर -6 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, 10 की पावर -3। देखो कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ ऐसे 10 की पावर -6 है, तो मैं 10 की पावर -6 को ऐसे लिख सकता हूँ -3 और इसका स्क्वायर, 3 2 6। ठीक है। तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 10 की पावर -3 बनता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो ज़रा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये देखो 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये 1000 बन जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 3 जाएगा ऊपर, तो 10 की पावर 3 यानी कि प्लस में, तो 1000 लिख सकते हैं हम इसको। और ये 2 इंटू में 20 है, ये इससे कैंसिल, और ये कितना बन गया आपके पास 250, और ये 2 से गया 25। तो ये आपके पास आ गया 25/पाई, और फ्रीक्वेंसी है तो इसको हम किस में लिख सकते हैं, हर्ट्स में। क्लियर। और अगर आप देखो इसको फर्दर चेंज करना चाहते हो, पाई की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना चाहते हो, तो कितना बन जाएगा, ये 25/3.14 करोगे तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये 7.9 बनेगा, और इसको अप्रॉक्सीमेट में कितना लिख सकते हैं, इसको हम 8 हर्ट्स। क्लियर है इतनी बात या नहीं है। ठीक है। तो ये तो निकल गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है ये आपको, ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, और रेजोनेंस में निकालना है। तो रेजोनेंस में क्या होता है इम्पीडेंस, बताओ। Z = R बन जाता है, पता है आपको या नहीं। तो एट रेजोनेंस ये कंडीशन होती है, हमें पता है। क्लियर। तो यानी कि Z कितना आ जाएगा, R कितना था 40 ओम, तो Z भी आ गया हमारे पास 40 ओम। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो ज़रा। ठीक है। तो ये तो निकल गया हमारा ये। अब उसने बोला था एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी बताना है एट रेजोनेंस। तो Z का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है कितना होता है, E0/I0। तो I0 इधर चला जाएगा और E0/Z ये आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं है। ठीक है। अब देखो E0 की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, देखो ERMS की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होती थी, E0/√2। याद आया कुछ या नहीं। यहाँ से E0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ERMS इंटू में √2, और ERMS मैंने आपको बोला था पहले ही 230 लेंगे इसमें, और ये 230√2 आ जाएगा E0। क्लियर है बात या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 230 रूट में 2, और Z कितना है हमारे पास 40, तो ये आ गया हमारे पास 23√2/4, क्योंकि ये 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो गई। क्लियर है। और ये एम्पियर में आया है हमारे पास। ठीक है। और ये वाला जो था ओम में आया था इम्पीडेंस। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि क्या चीज़ हो रही है। ठीक है। अब इसको भी अगर आप करना चाहते हो फर्दर सोल्व तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसे, 23 और 4 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 5.75, और √2 की वैल्यू होती है 1.414 होती है, तो मैं 41 ही लिख रहा हूँ सिंपल।
तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास 8.07 और अप्रोक्सीमेट इसको लिख सकते हो 8.1 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको आंसर में लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं इसको, देखो इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, देखो थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास, पोटेंशियल ड्रॉप हमें निकालना है अक्रॉस ईच एलिमेंट। अक्रॉस ईच एलिमेंट मतलब क्या, इंडक्टर के अक्रॉस भी, कैपेसिटर के भी और रजिस्टर के अक्रॉस। तो बहुत ही सिंपल सा है ये। ठीक है, तो मैं इसमें यहाँ पर 3 लाइन्स लगा देता हूँ ताकि ये यहाँ ईजिली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ मैं इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दूँगा RMS। ठीक है, और यहाँ पर कैपेसिटर का, क्लियर, और यहाँ पर हम निकाल देंगे रजिस्टर का। ठीक है, देखो अब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखो वैसे क्या होता है, V में IR होता है। ठीक है, तो यहाँ RMS की बात हो रही है तो ERMS आ जाएगा यहाँ पर, V की जगह, I की जगह आ जाएगा IRMS, और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है इंडक्टर का, इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज़ XL। क्लियर। अब देखो ज़रा IRMS की वैल्यू देखो हमने निकाल ली थी, कहीं पर नहीं निकाली। ठीक है, तो IRMS की वैल्यू कैसे निकलती है हमारे पास, हमें पता है I0/√2 हम लिखते हैं। ठीक है, I0 हमने निकाला हुआ है। ठीक, और XL कितना होता है आपके पास, ω/L यानी कि 2πfL ये होता है। ठीक है, तो I0 की वैल्यू देखो ज़रा यहाँ से, I0 की वैल्यू हमारे पास आई थी, अगर यहाँ नीचे आप ध्यान दो, ये आई थी हमारे पास 23√2/4। वैसे तो ये 8.1 भी थी, लेकिन यहाँ से मैं ये वाली वैल्यू लूँगा ताकि ईजिली √2 कैंसिल हो जाए, तो 23√2/4 लूँगा वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ज़रा 23√2 डिवाइड बाई 4, √2 नीचे भी है साथ में, इंटू में 2 पाई है हमारे पास। ठीक है, तो 2 इंटू में पाई, और एफ की वैल्यू भी देखो पाई वाली ले लेंगे हम। यहाँ से देखो ये आई थी ना हमारे पास 25 में पाई, ताकि पाई से पाई कैंसिल हो यहाँ, तो 25 में पाई, और एल कितना था हमारे पास, ये 5 था। ठीक है, देखो पाई से ये पाई कैंसिल, √2 से ये √2 कैंसिल, 2 से ये 2 2 4 हो गया हमारे पास। ठीक है, कुछ बचा आगे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, देखो 23 ऊपर बचा, और 25 5 125, और नीचे कितना रह गया हमारे पास, ये 2 रह गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1437.5 करके देख लेना आप। ठीक है, ऐसी कैपेसिटर की बात करते हैं, यहाँ पर भी ERMS की बात होगी, इक्वल टू में IRMS हो जाएगा, और XL की जगह आ जाएगा यहाँ XC। ठीक है, अब XC की वैल्यू आपको पता है, और IRMS तो वही I0/√2, XC की वैल्यू होती है 1/ωc, तो यानी कि 1/2πfc होती है वैल्यू। ठीक है, I0 की वैल्यू अगेन वही लेंगे जो यहाँ पर ली थी 23√2/4, और ये √2 नीचे है ही 1/2π, और F की वैल्यू अगेन वही लेंगे, कितनी वैल्यू है ये 25/π, तो 25 और पाई यहाँ ऊपर लिख दूँ मैं, और C कितना है हमारे पास, C है हमारे पास 80 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, तो 80 और माइक्रो है यानी कि 10⁻⁻6 आएगा, उसे ऊपर लेके जाऊँगा तो 10⁻6 बन जाएगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में या नहीं। ठीक है, अब देखो ये √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, पाई से ये पाई कैंसिल हो गई हमारे पास। ठीक है, यही बचता है यहाँ पर, और कुछ देख लो कुछ बचता हो तो, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऊपर बचा 23 इंटू में 10⁻6, और नीचे कितना बच गया है हमारे पास 25, और ये 4 कितना हो गया हमारे पास 100, और 100 इंटू में 2 200, और साथ में है 80। ठीक है, तो ये देखो कितना बन जाएगा अब आपके पास 23 इंटू में 10⁻6, 8 2 16 इंटू में 10⁻3 लिख सकता हूँ इसको मैं, 3 0 दे दो, तो ये बन जाएगा 23/16 इंटू में 10⁻3, क्योंकि 6 - 3 3 ये नीचे जो ऊपर जाके माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 10⁻3। तो 23 को 16 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके पास 1.4375, और इंटू में 10⁻3, और इसका देखो ज़रा ये 1437.5 लिखेंगे हम, तो ये 1000 आ जाएगा नीचे, और ये 10⁻3 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया ये भी 1437.5 वोल्ट आ गया। ठीक है, बात इतनी क्लियर हो रही है। ऐसी रजिस्टर की निकाल दो, रजिस्टर में भी क्या आ जाएगा ERMS इक्वल टू में IRMS, इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास R, IRMS की वैल्यू वही I0/√2, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40, I0 की वैल्यू रखो 23√2/4, और √2 नीचे है यहाँ पर, और ये 40, √2 से √2 कैंसिल, और 4 से ये 10 हो गया, तो कितना आ गया ये 230 वोल्ट आ गया हमारे पास इसमें ERMS। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आ रही है कहानी। फोर्थ पार्ट में चलते हैं,
क्या बोल रहा है इसमें वो, रिजोल्व द अबव पैराडॉक्स। देखो इसमें LCR सर्किट में आपको अगर याद है फेज़र इस तरीके से बनता था हमारा, कंबाइन किया हुआ। हमारे पास ये होता था इसमें ER, ठीक है, और यहाँ पर होता था हमारा EL, और नीचे क्या होता था हमारा EC होता था। क्लियर। तो यहाँ पर हम EL और EC की वैल्यू वही लेके चलेंगे जो यहाँ पर ERMS हमारे पास निकली हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा, अगर आपको याद है फॉर्मूला नेट EMF ऑफ LCR सर्किट का, नेट EMF ऑफ LCR सर्किट का, उसमें देखो ज़रा E इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारे पास, EL माइनस में EC का स्क्वायर प्लस में ER का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास देखो 1437.5 माइनस 1437.5 का स्क्वायर एंड ER का स्क्वायर कितना है 230 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो ज़ीरो ही हो गया, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो हो गया हमारे पास, तो बचा क्या सिर्फ यहाँ 230 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो हमारे पास जो E आ गया वो कितना आया हमारे पास 230 आया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड करते हैं, तो हम यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं ये बात कि फ्रॉम द ग्राफ वी कंक्लूड कि नेट EMF जो होगा हमारा LCR सर्किट का वो इक्वल होगा किसके, जो कि EMF था हमारा अक्रॉस द रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टर में देख लो कितना आ रहा है 230 आ रहा है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देखो फ्रॉम ग्राफ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेट EMF E इस साइड आ रहा है, जिस साइड E आ रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम ग्राफ हम यहाँ लिख सकते हैं वी कंक्लूड नेट EMF across LCR circuit is equal to EMF across resistance। समझ रहे हो बात को, ठीक है, बहुत सिंपल है। फिफ्थ में क्या कहता था वो हमें, पावर ऑफ द सर्किट एट द रेजोनेंस। पावर क्या होता है बताओ ज़रा जल्दी से, अगर आपको याद हो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर वाला जो केस था, वहाँ पर क्या आती है हमारे पास जो पावर होती है वो आती है ERMS IRMS इंटू में cos phi, ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो देखो ये है रेजोनेंस की कंडीशन, उसने बोला भी है पावर फैक्टर एट ऑफ द सर्किट एट द रेजोनेंस बताना है, ठीक है। तो रेजोनेंस पे हमें पता है, देखो एट रेजोनेंस की अगर हम कंडीशन देखें तो हमें पता है Z किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है। इसका मतलब जो फेज़ डिफरेंस होता है वो ज़ीरो, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में फेज़ क्या होता है, फेज़ डिफरेंस क्या होता है, ज़ीरो होता है, यानी कि वो इन फेज़ में होते हैं करंट और वोल्टेज। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ देखें तो cos phi मतलब क्या हो गया, cos ज़ीरो, और cos ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया ERMS इंटू में IRMS आ जाएगा, क्योंकि cos ज़ीरो कितना हो गया हमारे पास यहाँ से 1 हो गया। कितनी बात क्लियर है। ERMS कितना था हमारे पास 230 हमने कंसीडर किया था, और IRMS हमें पता है कितना होगा I0/√2 होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, कोई दिक्कत इसमें ज़रा सी भी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। यहाँ से 230 इंटू में कितना आ गया है हमारे पास I0/√2, तो 230 और I0 की वैल्यू आपको पता है 23√2/4, और इंटू में √2 ये नीचे वाला, √2 से √2 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ से देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, अगर 230 इंटू में 23 करोगे और डिवाइड बाई 4 करोगे तो आ जाएगा आपके पास 1322.5, और पावर के यूनिट होते हैं वोट में, तो वोट में आंसर आ जाएगा ये। क्लियर है, बड़ा ही सिंपल सा है क्वेश्चन, कर लोगे इस चीज़ को, ठीक है। तो बस ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पर एक मेन चीज़ बस जो ध्यान में रखनी थी वो क्या थी कि ERMS जो है वो आपको खुद कंसीडर कर लेना था कितना 230। इसमें जहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं बताया होता तो ERMS आपने वही ले लेना है जो गिवन होता है हमें सप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ से E0/√2 लिखा हमने, तो हमें E0 की वैल्यू निकल जाती है यहाँ से, और कुछ नहीं है बस, ठीक है। उसकी वजह से हमारा ये आंसर पूरा का पूरा सॉल्व होता है, ठीक है जी। कर लोगे क्वेश्चन को, सिंपल था, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।